गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन ट्रैक पे होगी, आंसर राइटिंग चल रही होगी और रिवीजन भी साथ साथ चल रहा ही होगा। तो आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ GS6 का एक टॉपिक लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। और रिसेंटली जब से ये धराली आपदा आई है तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो कनेक्शन ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में, बट फिर भी ये जो हिमालयन सुनामी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जिसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो ये GS6 में भी GS6 में तो आता ही आता है, GS3 में भी आता है ये टॉपिक, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो जो होता है वो होता है कि सडन एंड वॉलेंट रिलीज होता है वाटर का। जब एक ग्लेशियर लेक होती है जहाँ पर अगर उसमें कुछ सडन रिलीज हो जाए उसको पानी का, जो डैम्ड वाटर होता है, अगर वो सडनली रिलीज़ हो जाए तो एकदम से बहुत सारा मात्रा में जो पानी होता है वो एकदम से फ्लो करता है नीचे की तरफ। और जो मीन्स इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ये चीज़ अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देती है, जैसा कि केदारनाथ आपदा में हुआ था। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सडन वायलेंट रिलीज होता है वाटर का, जो ग्लेशियर लेक से। कहाँ से होता है? ग्लेशियर लेक से। जो आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर लेक है, ठीक है। यहाँ से एकदम से सडन रिलीज होता है वाटर का। और ये जो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे ये चीज़ है नेचुरल डैमिंग। जो ये पहाड़ है, मान लो 2 हिल्स हैं यहाँ पे, हिल्स और एक और हिल है, तो इससे डैम्ड हो रखी है ये लेक। तो जब ये पानी एकदम से मीन्स इसमें कुछ ऐसी चीज़ आती है कि जिससे पानी डिस्प्लेस हो जाए, तो ये जो डैम होता है ये टूट जाता है, और या फिर इसको ओवरटॉप कर जाती है चीज़, पानी ओवरटॉप कर जाता है और अपने रास्ते में आने वाली सब चीज़ को तहस नहस कर देती है, क्योंकि इससे फ्लैश फ्लड आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। अब डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, तो इसके 2-3 स्टेप्स होते हैं मेनली, वो आपको देखना है कि क्या क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि सडन रिलीज ऑफ वाटर होता है। जैसे ही यहाँ पे मान लो ये चीज़ बर्फ़ का टुकड़ा इसमें गिरा, या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह आया जिससे पानी हिला, तो एकदम से ये पानी इसको ओवरटॉप कर जाएगा। जो नेचुरल डैमिंग होती है उसको ओवरटॉप करेगा और ये पानी रिलीज़ होगा और डाउन स्ट्रीम में आके फ्लैश फ्लड क्रिएट करेगा, जिससे कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? सडन रिलीज ऑफ वाटर होगा। दूसरा क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड इवेंट होगा। रैपिड इवेंट मीन्स और रैपिड इवेंट होगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा ये, ठीक है। जैसे कि जो केदारनाथ आपदा थी वो काफ़ी टाइम तक मीन्स इसका इफेक्ट रहा था, इसके आफ्टर इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहे थे। तो ये चीज़ है। सेकेंड थर्ड चीज़ है तुम्हारा कि लार्ज डाउन स्ट्रीम का डिस्चार्ज हुआ इसमें। जैसे मैंने बताया कि अगर पानी एकदम से रिलीज़ होगा तो बहुत सारा पानी एकदम से डाउन स्ट्रीम में जाएगा और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा ये, ठीक है। तो इसमें मेन एग्जांपल्स हैं हमारे उत्तराखंड का। जो केदारनाथ आपदा हुई थी ना, वो चीज़ हमारे सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका। दूसरा जो तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट था चमोली में, वो भी इसका एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है, राइट। और इसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ये जो साउथ लोनाग डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे भी हुआ था, जिसमें मीन्स सिक्किम में भी ऐसा करके कुछ आया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं जब आप GS3 के लिए ये चीज़ लिखेंगे, राइट। उसके बाद आता है हमारा कॉजेज़। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो कॉजेज़ तो पहला आता है तुम्हारा कि कॉजेज़ इसका ऐसे सोचो कि पानी कब जमा होगा लेक में। जो लेक बनेगी वो कैसे बनेगी? जब ग्लेशियर हमारे मेल्ट होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, वार्मिंग बढ़ेगी, तो पानी धीरे धीरे इसमें जमा होता जाएगा, राइट। तो पहला ये हो गया कि हमारा रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा मोरेन डैम फेलियर। तो ये जो डैम है जो मैंने बताया अभी, ये वाला डैम, ये इसे बोलते हैं मोरेन डैम। अब जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ता जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा इवेंट होगा जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं इसे बोलते हैं हम कि मोरेन डैम फेलियर हो जाएगा, ठीक है। डैम फेलियर। तो इससे क्या होगा फिर कि ये पानी फिर से ओवरटॉप करके या फिर इसको तोड़ के नीचे से बह जाएगा। तो दूसरा रीज़न ये हो गया हमारा। तीसरा रीज़न कि हैवी रेनफॉल और क्लाउड बस्ट। एकदम से क्लाउड बस्ट का आपको पता ही है कि एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा क्यूबिक मीटर्स में पानी आ जाएगा एकदम से, तो वो भी इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देगा और फिर रिजल्ट वही होगा कि डाउन स्ट्रीम में हैवी वाटर फ्लो हो जाएगा। फिर चौथा हमारा आता है लैंडस्लाइड और आइस फॉल्स इनटू द लेक्स। वही जो हमने एग्जांपल समझाया कि पानी में आइस गिर जाएगी और फिर से पानी बह जाएगा नीचे को। फिर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वगैरह आएंगे, ऐसा कुछ कि पानी यहाँ से हिलेगा ऐसे करके। जब एकदम से ज़मीन हिलेगी तो फिर ये पानी हिलेगा और कई केसेस में ऐसा होगा कि ये पानी ओवरटॉप करके नीचे चले जाएगा। फिर चौथा है हमारा कि जो सब सरफेस ड्रेनेज होती है, मान लो पानी कहीं से जा रहा था पर क्या हुआ कि वो कहीं से ब्लॉक हो गया। अब पानी धीरे धीरे जमा होता जा रहा है जिससे कि
एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डैम उस पानी को झेल नहीं पाएगा और ये फेल हो जाएगा डैम, ठीक है। अब इसके आते हैं एग्जांपल्स, इसके आते हैं इम्पैक्ट्स पे। तो इम्पैक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा सबसे पहले, जैसे कि 2013 में जो था 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये सबसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में होगा कि जो जैसे चोराबाड़ी जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, उसमें जो रामबाड़ा इलाका था वहाँ की इकोलॉजी पूरी तहस नहस हो गई थी, ठीक है। जो आसपास जो लोकल इकोलॉजी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। दूसरा ह्यूमन और सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ्स और डेथ्स होती हैं उसमें, ठीक है। जो लोगों के रोज़गार थे, रामबाड़ा ऐसे पूरा बह गया था, तो लोगों के जो रोज़गार थे वो छिन गए थे, लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ हमें केदारनाथ के टाइम पे देखने को मिलती है। तीसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो जो तपोवन विष्णु का प्रोजेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा प्रोजेक्ट था, और जब ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लो हुआ, लेक आउटबर्स्ट फ्लो हुआ, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ, जिससे इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए, राइट। इसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो वही होता है कि जब एक बार जो रीजन की ज्योग्राफी है, जो टोपोलॉजी है, वो थोड़ी सी चेंज हो गई, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्क के खतरे रहते हैं। जैसे कि जो केदारनाथ के सामने जो एक शिला आई थी केदारनाथ के पीछे, तो कई जियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो शिला अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और फ्यूचर में कभी ऐसे इवेंट होंगे तो उससे उसके आगे बढ़ने के खतरे हैं, उसके आगे बढ़ने का खतरा है, जिससे कि मंदिर को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, राइट। तो इसी के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या कुछ मेजर्स ले रखे हैं, जैसे कि हमारे हो गए मॉनिटरिंग करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है, ड्रोन्स और सेंसर्स के उससे। तो ये चीज़ है। जो धौलीगंगा और अलकनंदा जो बेसिन है वहाँ पर बखूबी यूज़ किया गया है। दूसरा हमारा रिस्क असेसमेंट करना, ठीक है। जो ग्लेशियर हमारी लेक्स हैं उनका रिस्क असेसमेंट करना कि भाई ये ज़्यादा भर तो नहीं गई हैं, या फिर मीन्स अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरफ्लो तो नहीं कर रही हैं ऐसे। तो इसी के तहत 13 लेक्स आइडेंटिफाई करी गई हैं, उसमें से जो 5 लेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है। इसमें जो चमोली की वसुंधरा लेक है, आपको ऐसे एग्जांपल्स मेंशन करने हैं जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स होना, तो इससे आपके एग्जांपल आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑब्वियसली कि हम डैमिंग कर देंगे, हम एम्बैंक्समेंट बढ़ा देंगे, एम्बैंकमेंट्स वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो और फिर कंट्रोल ड्रेनेज करेंगे कि लेक से धीरे धीरे पानी डिस्चार्ज होता रहे, ताकि एकदम से बढ़े ना चीज़ें, राइट। उसके बाद आता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल एक्शंस। तो फिर NDMA ने जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो को लेकर गाइडलाइंस निकाल रखी हैं, ठीक है, उसका पालन करना। फिर मीन्स कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस भी इसमें एक पॉइंट आता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी को प्रिपेयर रखना कि भाई ऐसा कोई इवेंट होता है तो कैसे आपको एक्शन करना है, कैसे आपको फर्स्ट एड देनी है, एक्सेट्रा, राइट। इस टाइप की चीज़ है। इसके बाद आता है वे फॉरवर्ड हमारा। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है कि और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो जियोलॉफ डायनेमिक्स हैं उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, कैसे क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, कब ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, तो इसको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेने की ज़रूरत है कि जो मीन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ग्लेशियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा और स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोलैबोरेशन और स्ट्रेटजी। तो कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और मीन्स जो रीजनल लेवल पे, जैसे कि जो ये हिंदू कुश और हिमालयन वगैरह रेंज है, तो और भी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे जॉइंट स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। नेपाल हो गया, तो यहाँ पे जॉइंट स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। इसके बाद आता है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। तो इसमें वही कि स्ट्रक्चरल और कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उसको अपनाया जाए, ताकि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो है उसको हम मिटिगेट कर सकें, राइट। इसके बाद वही कि और एग्रेसिव लेवल पे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मॉनिटरिंग करनी होगी, ताकि हम इस आपदा से बच सकें, राइट। तो ये था हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो का टॉपिक, और इसको आप 2-3 बार और पढ़िए, ठीक है, और आपका ये चीज़ हो जाए।